हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, मुगल साम्राज्य। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे। तो इसमें हम मुगल साम्राज्य के काल में जानेंगे कि किसान किस प्रकार से रहते थे, यानी कि किसानों की स्थिति क्या थी। उसके बाद जमींदार कौन लोग होते थे, और राज्य यानी कि राष्ट्र का स्वरूप क्या था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 8वां चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। तो 16वीं से इस समय की जो समय था, जो मुगल साम्राज्य का काल था, वो था 16वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी में 85% लोग जो थे वो गांव में रहते थे। और अगर वर्तमान में हम देखें तो 69 यानी कि 69% लोग गांव में रहते हैं। लेकिन मुगल साम्राज्य के टाइम में 85% लोग गांव में रहते थे और सिर्फ 15% लोग जो ही थे वो शहरों में रहा करते थे। कृषि उत्पादन छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के कृषि उत्पादन में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के किसान होते थे। इसी दौरान कुछ बाहरी ताकतें शामिल हुई। कहाँ? तो भारत में, जिसमें सबसे प्रमुख था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कहाँ से आता था? तो कृषि उत्पादन से आता था। अगला टॉपिक है किसान और कृषि उत्पादन। तो खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, यानी कि जो समाज की भारत की जो मध्यकालीन भारत की जो सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? तो गांव थी। यानी कि भारत में गांवों की संख्या ज़्यादा थी। तो गांव में क्या होता था? तो खेती होता था। तो खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई जो थी वो गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान जमीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई करते थे। कृषि आधारित वस्तुओं का भी उत्पादन करते थे, जैसे शक्कर, तेल आदि। उसके पश्चात हम किसानों के प्रकार देखते हैं कि किसान कितने प्रकार के होते थे। तो सबसे पहले खुदकाश। इनके पास अपनी ज़मीन होती थी जिसमें वो अनाज उगाते थे। खुदकाश यानी कि खुद की ज़मीन। उसके बाद दूसरा है पाहीकाश। इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ये दूसरे ज़मींदार के खेत में मजदूरी या खेती किया करते थे। अगला है मुगल काल में किसानों की स्थिति किस प्रकार थी। तो इस समय अधिकतर किसान गरीब हुआ करते थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन और एक जोड़ी बैल हुआ करती थी। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ तथा बंगाल में 5 एकड़ ज़मीन थी, वे औसत किसान माने जाते थे। वहीं 10 एकड़ ज़मीन वाले किसान को अमीर समझा जाता था। अगला है कि मुगल काल में सिंचाई और तकनीक किस प्रकार थी, यानी कि मुगल काल में कृषि सिंचाई के क्या तरीके थे। तो मुगल काल के किसान भी आज की तरह ही लगभग बारिश या वसंत यानी कि मानसून पर ही निर्भर थे। इसके अलावा नहरों आदि से भी सिंचाई की जाती थी। इस समय राहट का भी प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में एक नहर बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? तो शाह नहर नाम था। तो मुगल काल में यही जो थी सिंचाई की व्यवस्था थी। अगला है प्रमुख फसलें। उस समय मुख्य रूप से चावल, गेहूं तथा ज्वार की मुख्य रूप से कृषि की जाती थी, जो कि प्रमुख खाद्यान्न फसलें थीं। आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। वहीं दिल्ली में 43 किस्म की फसलों को उगाया जाता था। बंगाल में सिर्फ चावल की ही 50 किस्में पैदा होती थी, यानी कि वहाँ और ज़्यादा फसलें उगाई जाती थी। जब चावल की ही 50 किस्में होती थी तो इससे पता चलता है कि वहाँ और ज़्यादा फसलें उगाई जाती थी। उसके बाद है अन्य फसलें। खाद्यान्न फसलों के अलावा कपास और गन्ने की भी खेती की जाती थी। तो यानी जो खाने के फसल थे, खाद्यान्न फसल थे, अनाज के अलावा कपास और गन्ने की भी खेती की जाती थी। कपास मुख्य रूप से भारत के दक्कन क्षेत्र एवं गन्ना बंगाल के क्षेत्र में उगाया जाता था। तो जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, दक्कन वाला क्षेत्र, वहाँ क्या उगाया जाता था? तो कपास उगाया जाता था, जिससे रुई का निर्माण होता था। वहीं बंगाल वाले क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता था, जिससे शक्कर का निर्माण होता था। गन्ने से चीनी तथा कपास से कपड़ा बनाया जाता था। रेशा होता था, कपास से रेशा निकलता था, उससे रुई आदि कपड़ा आदि बनाए जाते थे। इन फसलों का विदेशों में व्यापार भी होता था, यानी कि कपास और गन्ने का विदेशों में व्यापार भी होता था। इसके अलावा तिलहन यानी कि तेल और दलहन का उत्पादन भी व्यापार के लिए किया जाता था। अगला है जिनसे कामिल फसल किसे कहा जाता था। तो जिनसे कामिल का मतलब होता है सर्वोत्तम फसलें, जिनका प्रयोग मुख्यतः व्यापार या वाणिज्य के लिए किया जाता था। कपास, गन्ना, तिलहन तथा दलहन प्रमुख जिनसे कामिल थी, यानी कि ये सभी जो कृषि उत्पादक वस्तुएं जो थी यह व्यापार के लिए थी।
यानी कि इनका उत्पादन ज़्यादातर व्यापार के लिए किया जाता था। अगला है विदेशी फसलें। तो कुछ फसलें ऐसे हैं जो भारत में ना हो करके कि भारत में ना रह करके किसी अन्य देश या अन्य महादेश से लाए गए हैं। जैसे कि मक्का को, जो मकई होता है, मक्का को अफ्रीका और स्पेन से लाया गया है। आलू और मिर्च, आलू और काली मिर्च भी भारत के बाहर से आई थी, यानी पुर्तगालियों द्वारा आलू और काली मिर्च को लाई गई थी। इसके अलावा अनानास और पपीता जैसे फल नई दुनिया अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसे नई दुनिया कहा जाता है, से लाया गया था। इन फसलों को भी जिनसे कामिल में शामिल किया जाता था, यानी कि इनका भी व्यापार होता था। उसके बाद एक ग्रामीण समुदाय। तो मुगल काल में जो ग्रामीण समुदाय थे उसके 4 हिस्से थे। तो सबसे पहला था किसान, जिसे हमने देख लिया, खुद काश्त और पाही काश्त। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा था वो था पंचायत। तीसरा था मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल भी कहा जाता है। और चौथा जो था वह था जमींदार। तो देखते हैं कि पंचायत क्या था। तब पंचायत में मुख्य रूप से गाँव के बुजुर्ग शामिल होते थे। बुजुर्ग इसलिए क्योंकि वो अनुभवहीन होते थे और किसी भी फैसले लेने में सक्षम होते थे। सबसे पहले कार्य, तो इन पंचायत का कार्य क्या होता था? तो बांध बनवाना जिससे कि बाढ़ से बचा जा सके, सड़कें बनवाना, झगड़ों को सुलझाना, शादी विवाह की व्यवस्था भी पंचायत करती थी। जाति के आधार पर भी विभिन्न जाति में पंचायतें हुआ करती थी। यानी कि भारत में तो जो थी वो जातिगत व्यवस्था थी, इसलिए जाति के आधार पर भी पंचायतें हुआ करती थी। पंचायत के बाद आता है मुखिया। तो गांव के बुजुर्गों द्वारा एक योग्य व्यक्ति को मुखिया चुना जाता था। यानी कि जो बुजुर्ग होते थे वो किसी भी एक योग्य व्यक्ति को क्या चुनते थे? तो मुखिया चुनते थे। किसी भी वाद यानी किसी भी मुकदमे का अंतिम फैसला किसके द्वारा होता था? तो मुखिया करते थे। तो किसी भी वाद का अंतिम फैसला मुखिया करते थे। ग्रामीण समुदाय का चौथा हिस्सा जो है वो है जमींदार। तो ग्रामीण समुदाय में जमींदार सबसे अधिक अमीर होते थे। जमींदारों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, जिन्हें जमींदारों की मिल्कियत कहा जाता था। मिल्कियत यानी कि वो किस ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी उन्हें जमींदारों की मिल्कियत कहा जाता था, क्योंकि उन पर जमींदारों का अधिकार होता था। जमींदार अपने खेत में गरीब किसानों से मजदूरी करवाते थे। जमींदार मुख्यतः उच्च जाति के होते थे। अगला है कि ग्रामीण दस्तकार कौन थे? तो ग्रामीण दस्तकार वो होते थे जो हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया करते थे, जैसे कि लोहार, सुनार, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, बढ़ई, लकड़ी के सामान, रंगसाजी आदि सजावट के सामान जो बनाते थे। तो दस्तकार कौन होते थे? तो दस्तकार मुख्यतः किसान ही हुआ करते थे। तो किसान ही कैसे होते थे? क्योंकि किसानों का काम तो फसल उगाना होता था, खेतों में काम करना होता था। तो समय के अनुसार जब खेती का काम नहीं होता था, उदाहरण के लिए गर्मी के समय में, तब वो दस्तकारी का काम किया करते थे। यानी कि ये सारी चीज़ें बनाते थे। लोहार बन जाते थे या फिर सोनार बन जाते थे, कुम्हार बन करके मिट्टी के बर्तन का निर्माण किया करते थे। वहीं बढ़ी वाला काम भी कौन किया करते थे? तो किसान। तो दस्तकार मुख्यतः किसान ही हुआ करते थे। और समय के अनुसार जब खेती का काम नहीं होता था तब वो क्या करते थे? दस्तकारी का काम किया करते थे। तो गर्मी के टाइम में अगर कहा जाए तो गांव के लगभग 25% जो व्यक्ति थे, 25% लोग वो दस्तकारी का काम किया करते थे। अगला है कृषि समाज में महिलाएं। तो उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो खेती में महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया करते थे। पुरुष मुख्यतः खेतों को जोतने का काम करते थे। महिलाओं का कार्य बुआई करना, खरपतवार हटाना और फसल पकने पर उसकी कटाई कर उससे दाना निकालने जैसे काम किया करती थी। कौन? तो महिलाएं बड़े ज़मींदारों के घर भी काम करती थीं, यानी कि दासी के रूप में या फिर नौकरानी के रूप में। महिलाओं के समय उस समय कुछ भेदभाव भी किया जाता था। तो क्या भेदभाव किया जाता था? जैसे गर्भवती महिला को पान के बागान में नहीं जाया दिया जाता था, कुम्हार के चाक को नहीं छूना। किनको? तो गर्भवती महिला को। किसी गलत कार्य के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक कठोर दंड दिया जाता था। अगला है जंगल और कबीले। तो ये क्या होते थे? तो उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि आज का जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें। उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो ज़मीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों यानी कि खरबंदी से घिरे थे। तो उस समय जो भारत का ज़्यादातर हिस्सा जो था, उत्तरी हिस्सा, वो जंगल से घिरा हुआ था। तो कौन कौन से हिस्से थे? ऐसे इलाके झारखंड सहित
पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके, तराई शामिल हैं जो भारत और नेपाल के सीमा वाले इलाके हैं, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन में पठारों में फैले हुए थे। तो ये सारे एरिया, ये जो सारे क्षेत्र क्या थे, तो जंगल से घिरे हुए थे। जंगल में रहने वालों को लोग जंगली कहा जाता, लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, तो जंगली कहा जाता था। तो जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था। जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था। ये लोग एक समूह बनाकर रहते थे, तो इनके समूह को क्या कहा जाता था, जिसे कबीला कहा जाता था। ये लोग जीवन निर्वाह के लिए यानी कि जीवन जीने के लिए निम्नलिखित कार्य किया करते थे। बसंत में विभिन्न उत्पाद इकट्ठा करना। तो बसंत यानी कि सदाबहार का जो मौसम होता था उसमें विभिन्न उत्पाद यानी कि खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करते थे। वहीं गर्मी में मछली पकड़ना, तो गर्मी में इनका कार्य मछली पकड़ना होता था। मानसून में ये खेती किया करते थे यानी कि बरसात के वक्त में, और सर्दी में शिकार किया करते थे। तो ये लोग मुख्यतः झूम की खेती किया करते थे। तो खेती तो ये मुख्य रूप से मानसून में क्या करते थे, लेकिन ये झूम की खेती क्या होती है, तो आगे देखते हैं। झूम की खेती, जब किसी समय एक स्थान पर फसल बोई जाती थी तो फिर उसे 2 से 3 साल तक छोड़कर दूसरे स्थान को साफ करके वहां फसल बोई जाती थी, ताकि पुरानी भूमि की खोई हुई उर्वरता वापस आ जाए। इसे स्थानांतरित कृषि या झूम की खेती कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें तो कोई भी जो आदिवासी है यानी कि जो जंगली लोग थे, वो क्या करते थे कि जंगल के किसी भी जगह को साफ करके वहाँ पर कृषि किया करते थे। 2-3 साल तक कृषि करने के बाद वो दूसरी जगह को साफ करके वहाँ कृषि करते थे और इसे छोड़ देते थे, ताकि इसकी खोई हुई उर्वरता वापस आ जाए। तो इसे ही स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित यानी कि ये कृषि के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते थे, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि या झूम की खेती कहा जाता था। तो यही थी झूम की खेती। तो किनके द्वारा की जाती थी, तो जंगल में रहने वाले कबीले, जंगल के कबीले में रहने वाले लोगों द्वारा, जो कि जंगली या आदिवासी कहलाते थे। अगला है जंगलों में घुसपैठ। तो मुगल के अधिकारी जंगल में हाथी घोड़े को पकड़ने जाते थे। इसके अलावा उन्हें फर्नीचर आदि के लिए यहाँ से लकड़ी मिलती थी। शहद, लाख और मधुमोम भी जंगल से प्राप्त होती थी। जंगली कबीले के लोग मुगल अधिकारियों को कर यानी टैक्स के रूप में हाथी, घोड़े, जंगली उत्पाद आदि देते थे। जो जंगली उत्पाद होते थे, जो फसल वगैरह होते थे, वो देते थे। किसके रूप में, तो टैक्स के रूप में। इस तरह कबीले के लोगों में व्यापार करना प्रारंभ हो गया और वह धीरे धीरे अमीर हो गए। उदाहरण के लिए पंजाब का लोहानी कबीला और असम के अहोम राजा। तो मुगल के अधिकारी जो थे वो जंगल में घुसपैठ किए और उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया। किनसे, तो जंगली लोगों थे। तो जंगली लोगों ने घोड़े, हाथी और जंगली उत्पाद जो फसल थे उसके रूप में टैक्स देना शुरू किया। इस तरह कबीले को लोगों में व्यापार करने की इच्छा जगी और वो भी व्यापार करने लगे और व्यापार करते करते वो अमीर हो गए। उदाहरण के लिए पंजाब का लोहानी कबीला और असम के अहोम राजा। अगला है कि मुगल काल के किसान तथा जमींदार के जानकारियों के स्रोत, यानी कि इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई। तो सबसे मुख्य है आईने अकबरी, जो कि अकबरनामा का एक हिस्सा है। उसके बाद है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के दस्तावेज। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। तो सबसे पहले देखते हैं अकबरनामा। तो मुगल काल के जमींदारों के बारे में जो ज़्यादा जानकारी मिलती है अकबरनामा के तीसरे भाग आईने अकबरी से मिलते हैं। तो देखते हैं अकबरनामा क्या था। तो अकबरनामा पुस्तक की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। तो अबुल फजल इनके दरबार में एक अधिकारी थे। अकबरनामा के 3 भाग हैं। प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों तथा उसके पूर्वजों की जीवनी का वर्णन है, यानी कि उसके जो दादा परदादा थे, पिता वगैरह थे, उनकी जानकारी है प्रथम भाग में, अकबरनामा के प्रथम भाग में। द्वितीय भाग अकबर के काल के घटनाक्रमों से संबंधित तथ्य हैं, यानी कि इसके काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई अकबर के शासनकाल में, उसके बारे में जानकारी। और तृतीय भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, अर्थात इसे अकबरनामा की आत्मा भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि आईने अकबरी क्या था। आईने अकबरी की रचना अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष यानी कि 1598 ईस्वी में अबुल फजल द्वारा किया गया था। अबुल फजल अकबर के दरबार का एक इतिहासकार था। आईने अकबरी के 5 जिल्द थे, जिसमें 3 प्रमुख थे, मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी। अगला है मुगल काल में आईने अकबरी में ज़मीन के प्रकार। तो मुगल काल में जो आईने अकबरी में पुस्तक में उल्लेखित है
मुगल काल में ज़मीन के कितने प्रकार के थे, ज़मीन कितने प्रकार के थे, तो उसका जो उल्लेख है किसमें, तो आईने अकबरी में है। सबसे पहले है पोलज। पोलज वह ज़मीन है जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। वहीं है परौती या परती। परौती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह खोई हुई ताकत वापस पा सके। तो इसमें दो साल के अंतराल पर क्या की जाती थी, तो खेती की जाती थी। वहीं है चाचर। तो चाचर वह ज़मीन है जिसमें 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती थी, यानी कि इसे 4 साल के अंतराल पर इसमें खेती की जाती थी। वहीं बंजर। बंजर वह ज़मीन है जिसमें 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती थी। तो बंजर ज़मीन में खेती लगभग ना के बराबर होती थी। तो मुगल काल में यही जो थे ज़मीन के प्रकार थे। तो कितने प्रकार के ज़मीन थे, तो 4 प्रकार के ज़मीन थे। अगला है अकबर के शासनकाल में कर व्यवस्था यानी कि टैक्स व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे अधिक महानतम हासिल है अकबर के शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण कर व्यवस्था यानी कि टैक्स व्यवस्था। सबसे पहले जब्ती प्रणाली या टोडरमैन प्रणाली। टोडरमैन इसके अकबर के दरबार का एक अधिकारी था जो कि वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत था। तो जब्ती प्रणाली या टोडरमैन प्रणाली क्या थी, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कर यानी कि टैक्स 1/3 हिस्से के रूप में लिया जाता था। किनसे, तो किसानों से। और कर के अनुसार भूमि के 4 हिस्से थे, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, पोलज, परौती, चाचर, बंजर। तो इस प्रणाली में किसानों को छूट दिया गया था कि वह कर यानी कि टैक्स की वसूली फसल तथा रकम यानी कि पैसे किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगला है 10 साला प्रणाली या 10 साल की प्रणाली। कोई ऐसी ज़मीन जिसमें 10 साल में जितनी भी फसल हुई है उसका अनुमान लगाकर औसत निकाला जाता था। इसमें केवल नकद के रूप में टैक्स लिया जाता था, यानी कि 10 साल में जितनी भी फसल हुई है उसका अनुमान लगाकर उसके रकम का औसत निकाला जाता था कि कितना टैक्स हुआ है। और इसमें सिर्फ जो टैक्स होता था वो नकद यानी कि पैसे के रूप में ही लिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि 10 साल में जो फसलें थी वो ख़राब हो जाती थी, ज़्यादातर फसलें ख़राब हो जाती थी। अगला है कनकूत या पका हुआ अनाज। इस व्यवस्था के अनुसार जब फसल पक जाती थी या पकने वाली होती थी तो उस पकी हुई फसल की कीमत का अनुमान लगाकर उसका कर लिया जाता था, यानी कि टैक्स लिया जाता था। जब फसल पकने वाली होती थी या तैयार होने वाली होती थी तो उसकी जो कीमत होती थी उसका अनुमान लगाकर क्या लिया जाता था, तो टैक्स लिया जाता था। अगला है गल्ला बख्शी या बटाई। इसके अंतर्गत पकी हुई फसल के 3 हिस्से किए जाते थे, यानी कि जो तैयार फसल थे उसके 3 हिस्से किए जाते थे और इस फसल का तीसरा हिस्सा यानी कि ये जो तीसरा हिस्सा ये राजा को दे दिया जाता था और बाकी के 2 हिस्से किसान रख लेते थे। अगला है नसक या कच्चा प्रणाली। इसके अंतर्गत एक पूरे गांव के फसल का अनुमान लगाकर गांव वालों से एक साथ टैक्स यानी कि कर लिया जाता था। तो इसे नसक या कच्चा प्रणाली कहते। तो इसके अंतर्गत पूरे गांव वालों से जो फसल का अनुमान लगाकर फसल की कीमत का अनुमान लगाकर क्या लिया जाता था, तो टैक्स लिया जाता था। इसे ही नसक या कच्चा प्रणाली कहते हैं। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो यह जो चैप्टर है यहीं हमारा समाप्त होता है। इसके दूसरे पार्ट में हम इसके महत्वपूर्ण डेडलाइन को देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।